नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल में प्रचार पर लगाई पाबंदी। सभाओं में केवल 500 लोगों की इजाजत। जी हां दोस्तों, कोरोना के केसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार पर रोक लगा दी है। यही नहीं, जनसभाओं में केवल 500 लोगों को इजाजत होगी। आपको बता दें दोस्तों, देश में कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ते हुए पिछले 24 घंटों में 3 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण के दौरान कोई सार्वजनिक रैली, पैदल मार्च या रोड शो नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते समुचित कदम उठाने के आदेश के कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है। इसके साथ ही रैली और रोड शो के पुराने आदेश रद्द माने जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि केवल बैठक ही हो सकेगी जिसमें अधिकतम 500 लोग भाग ले सकेंगे। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि चुनावी रैलियां कोरोना के मामलों में लिहाज से सुपर स्प्रेड इवेंट बन सकती है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लेकर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट का मानना था कि अधिकार होने के बावजूद चुनाव आयोग इस मामले में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना महामारी बेकाबू, अमेरिका का भी तोड़ा रिकॉर्ड। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले। जी हां दोस्तों, देश में 24 घंटे के दौरान 3.14 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। किसी भी देश में एक दिन में संक्रमण के इतने ज्यादा मामले आने का यह नया रिकॉर्ड है। इन मामलों के साथ देश में अब तक कोरोना से 1,59,30,965 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 22.91 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे की अवधि में कुल 3,14,835 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 2104 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हुई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,84,657 हो गई है। लगातार बढ़ते मामलों के कारण ठीक होने की दर गिरकर 84.86% रह गई है, जबकि बीती 8 फरवरी को ठीक होने की दर 97.2% दर्ज की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना के कारण 24 घंटे के दौरान जिन 2104 लोगों की जान गई है, उनमें से सर्वाधिक 568 लोग महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद से दिल्ली से 239, छत्तीसगढ़ से 193, उत्तर प्रदेश से 187, गुजरात से 125 और कर्नाटक से 116 लोगों ने जान गंवाई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, इन 4 मुद्दों पर मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर स्थिति को लेकर गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह कोरोना वायरस से मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। अदालत ने स्वतः संज्ञान की कार्यवाही में मदद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर जवाब मांगा है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं, टीकाकरण के तरीकों और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को हो, ये विषय शामिल है। चीफ जस्टिस एएस बोबड़े, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एसआर भट्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि वह देश में कोविड-19 टीकाकरण के तौर तरीकों से जुड़े मुद्दे पर भी विचार करेगी। पीठ ने कहा है कि वह वैश्विक महामारी के बीच लॉकडाउन घोषित करने की हाईकोर्ट की शक्ति से जुड़े पहलू का भी आकलन करेगी। पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वह मामलों में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्ते और विकल्पों पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और
स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से राज्य को निर्बाध और बगैर किसी परेशानी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई करने को भी कहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक, वैज्ञानिकों ने चेताया। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और चिंताजनक बात सामने आई है। दरअसल भारत में कोरोना वायरस के एक नए स्वरूप का पता चला है जो काफी तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, ये मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से बच निकलने में भी सक्षम है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि नए स्वरूप के कारण देश में या पश्चिम बंगाल में वायरस से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। नए वेरिएंट का पता सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही लगा था। नए वेरिएंट को B1618 नाम दिया गया है जो B1617 से अलग है और इसे दोहरा म्यूटेशन वाले वायरस के रूप में भी जाना जाता है। माना जा रहा है कि भारत में दूसरी लहर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि के पीछे यही स्वरूप है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की मदद के लिए आगे आई फाइजर, कहा वैक्सीन में नहीं कमाएंगे मुनाफा। जी हां दोस्तों, दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसने भारत सरकार को टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने वैक्सीन को बिना मुनाफे वाली कीमत पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। कंपनी ने कहा है कि वह देश में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। कंपनी ने यह भी कहा है कि महामारी के दौरान वह फाइजर बायोनेट कोविड-19 mRNA टीका केवल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आपूर्ति करेगी। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी देश में सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम में उपयोग के लिए फाइजर और बायोनटेक टीका उपलब्ध कराकर सरकार के साथ काम करते रहने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हाई कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी के कारण गई जान तो माना जाएगा अपराध। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मचे घमासान के बीच गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा है कि हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हमारे आदेशों का सख्ती से पालन करवाए। आदेशों पर अमल न होने का नतीजा यह होगा कि हम तमाम जिंदगियों को खो देंगे और आपराधिक अपराध होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि आवंटन के हिसाब से दिल्ली को ऑक्सीजन मिले। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि वो कड़ाई से गृह मंत्रालय द्वारा पारित आदेशों को लागू करे जिससे कहा गया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को फ्री मूवमेंट मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सुझाव को ठुकरा दिया जिसमें सरकार ने कहा था कि निजी प्लेयर दिल्ली को ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए, सब केंद्र को मिलना चाहिए, इसके बाद केंद्र बंटवारा करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 24 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे 18 वर्ष से अधिक के लोग। जी हां दोस्तों, यदि आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और आप कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट आया है। कोविड चीफ RS शर्मा ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म पर 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अगले 48 घंटों में शुरू हो जाएगा। यानी 24 अप्रैल से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के ग्राफ पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अहम फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेमडेसिविर नहीं है संजीवनी, डॉक्टर सुचिन बजाज बोले, कई वायरस के ट्रायल में हो चुकी है फेल। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के दौर में रेमडेसिविर को जांच संजीवनी माना जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यह इंजेक्शन बस ICU में रहने के टाइम को कम करता है। साफ शब्दों में समझा जाए तो जल्दी रिकवरी करने में कुछ मदद करती है। बाकी ये कोरोना संक्रमित मरीज के लिए कोई संजीवनी नहीं है। ये ड्रग कई बड़े ट्रायल में फेल हो चुकी है। आम दिनों में रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन की कीमत 900 से 5400 बैठती है, जबकि कोरोना काल में लोग लाखों हजारों देकर भी इसे खरीद रहे हैं। लोगों की इस कमजोरी का फायदा कालाबाजारी करने वालों को हो रहा है, जबकि हकीकत में मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर पर रेमडेसिविर का असर नहीं है। यह बात कई ट्रायल में साबित हो चुकी है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में चीन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिल को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के सीनेट की एक शक्तिशाली समिति ने चीन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिल का जोरदार समर्थन करते हुए उसे मंजूरी दे दी है। यह भारत के लिए अहम है क्योंकि इसमें क्वाड समूह को समर्थन देने के साथ अन्य बातों तथा भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने का समर्थन किया गया है। चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद के तौर पर जाना जाने वाले क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। आपको बता दें दोस्तों, वर्ष 2007 में इसकी स्थापना के बाद से 4 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि समय समय पर मिल रहे हैं। 4 देशों के शीर्ष नेताओं ने पिछले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। सीनेट की विदेश संबंधी समिति ने 3 घंटे की चर्चा और कई संसाधनों के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम को बुधवार को 21 मतों के साथ मंजूरी दी है। इस द्विपक्षीय विधेयक के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की तस्दीक करता है और देश के साथ द्विपक्षीय रक्षा विमर्श एवं सहयोग को और मजबूत करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंगापुर के एक्सपर्ट्स ने कहा भारत से लौटे लोगों को 14 नहीं 21 दिन तक क्वारंटाइन रखना होगा। जी हां दोस्तों, सिंगापुर के विशेषज्ञों ने कहा है कि SARS-CoV-2 के 2 बार रूप परिवर्तित कर चुके नए स्वरूप के खिलाफ देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत से लौटे व्यक्तियों को 14 दिन के बजाय 21 दिन तक क्वारंटाइन में रखना होगा। द स्टेट टाइम्स ने बृहस्पतिवार को यह खबर दी है। हालांकि इसमें कहा गया है कि भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, NUS शाह ईस्वी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वैश्विक स्वास्थ्य के उपाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर सुली यांग ने कहा कि 14 दिन का पृथकवास या घर पर ही रहने के नोटिस से 98% से अधिक कोविड-19 के मामलों का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिसमें वह लोग भी शामिल हैं जो उड़ान के दौरान संक्रमित हुए हैं। 21 दिन के क्वारंटाइन और कुछ खास जांचों से लगभग सभी मामलों को पता चल जाएगा। हालांकि यात्री को इसकी काफी मानसिक एवं आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन को सता रहा है डर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बॉर्डर पर किसी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है भारत। जी हां दोस्तों, भारत को लेकर चीन को भी पाकिस्तान वाला डर सता रहा है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने कहा था कि भारत अपनी घरेलू समस्याओं से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए कोई बड़ी कार्यवाही कर सकता है। अब चीन का कहना है कि देश में कोरोना से बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सीमा पर उकसावे वाली कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक आर्टिकल में भारत में कोरोना वायरस के चलते खराब होती स्थिति और बॉर्डर को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि जैसे कि भारत में कोरोना महामारी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, देश अपनी पुरानी ट्रिक्स को फिर से लागू कर सकता है, जैसे कि बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ उकसावे वाली कार्यवाही करना। अखबार ने दावा किया है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नई दिल्ली ऐसी किसी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि अब तक चीन और पाकिस्तान ही विवाद भड़काने वाली हरकतें करते आए हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद बीजिंग की गलत नीतियों की ही देन है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। फिर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने मौसम के ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, साथ ही पाकिस्तान के मध्य भाग में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हवाएं भी तेज चलेंगी। विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, केरल में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने के भाव में गुरुवार को गिरावट का रुख रहा। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक हाजिर बाजार में सोने के दाम में 168 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया।
गया। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 47,618 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक स्तर पर पीली धातु की कमजोर मांग से दिल्ली में सोने का भाव टूट गया। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 238 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 69,117 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 68,889 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शुरुआती गिरावट से उभरा बाजार, सेंसेक्स 375 अंकों की उछाल के साथ बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना के देश में रिकॉर्ड बढ़ते मामलों की वजह से भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से भारी उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है। गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 204 अंक टूटकर 47,501.71 पर खुला। थोड़ी ही देर में सेंसेक्स 501 अंकों की गिरावट के साथ 47,204.50 पर पहुंच गया। हालांकि दोपहर 12 बजे के बाद बाजार इस गिरावट से उभरता दिखाई दिया। दोपहर 1 बजे के आसपास सेंसेक्स 193 अंकों की तेजी के साथ 47,898.16 पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 374.87 अंकों की उछाल के साथ 48,080.67 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 77 अंकों की गिरावट के साथ 14,219.15 पर खुला और थोड़ी ही देर में और टूटते हुए 14,151.40 तक पहुंच गया। निफ्टी दोपहर 1 बजे के बाद 74 अंकों की उछाल के साथ 14,370.55 पर पहुंच गया। निफ्टी 109.75 अंकों की तेजी के साथ 14,406.15 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। RBI ने किया भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक आदेश में कहा है कि रिजर्व बैंक ने भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का संभव साधन नहीं है। RBI ने कहा है कि बैंक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल है। आपको बता दें दोस्तों, बैंक में 5 लाख रुपए तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की ओर से होती है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली सब्सिडरी है जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। 5 लाख के डिपॉजिट बीमा के प्रावधानों के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपए तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है, फिर चाहे बैंक में उसका कितना ही पैसा जमा क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों, घोटालों के आरोपों से घिरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर भी लाइसेंस कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संबंध फिनसर्व का लाइसेंस रद्द करने से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। RBI ने संबंध फिनसर्व से पूछा है कि कंपनी के नेटवर्क में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। दरअसल RBI के नियमों के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तहत टियर 1 और टियर 2 के तौर पर एक निश्चित कैपिटल बनाए रखना अनिवार्य होता है। साथ ही ये अमाउंट उनके कुल जोखिम का कम से कम 15% होना चाहिए। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, कोरोना वायरस से संक्रमित पहला व्यक्ति किस देश में पाया गया था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।